ठीक है सर रेमुनरेशन डायरेक्टर एक बार समझा दीजिए। डायरेक्टर को कंपनी में रेमुनरेशन मिलता है ना? हाँ सर। लेकिन अगर वो रेमुनरेशन जो मिल रहा है डायरेक्टर को, वो क्योंकि वो एम्प्लॉय के रूप में अगर ले रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है ना, डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर तुमको एज एन एम्प्लॉय है, तुम होल टाइम डायरेक्टर है, तब तो सैलरी हेड में जाएगा, लेकिन अदरवाइज वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया, डायरेक्टर को, बहुत सारे डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलता है। तुम मेरी कंपनी का फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तुम मेरा एम्प्लॉय बन के काम नहीं कर रहा है, तुमको हम क्या दे रहे हैं, जब जब मीटिंग में आओगे तब तब पैसा ले लो। दैट इज नोन एज पार्ट टाइम या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना? यस सर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में पैसा ले रहे हो तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, क्योंकि तुम्हारा मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्टर का और कंपनी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। अब क्लियर है पॉइंट? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होना जरूरी है, यही मेन पूरा टॉपिक में यही मेन ज्ञान चल रहा था। इसमें सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, बाकी तो सब ज्ञानबाजी है। एक तो हमको ये बहुत काम का लगता है, ये सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस फॉर कॉन्ट्रैक्ट। एक ये पार्टनर वाला बात, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है पार्टनर को जो सैलरी मिल रहा है वो तो उसके सैलरी हेड में जाना चाहिए। देखो नाम सैलरी है, तुम करते थे ना पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे जब पार्टनरशिप चैप्टर में, तब बोलते थे ना पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। लेकिन बेटा जी एक बात बोलो, सैलरी मिल रहा है तुम बोल देते थे, बट वो कंपनी का पार्टनर है कि एम्प्लॉई है? क्या रिश्ता है उसका कंपनी के साथ? पार्टनर। हाँ, तो फिर उसको जो भी मिलेगा वो उसके बिजनेस इनकम के रूप में जाएगा, सैलरी इनकम में नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम का पॉइंट था, ये डायरेक्टर वाला बहुत अच्छा काम का पॉइंट था। ये वाला बहुत अच्छा काम का पॉइंट था कि अगर तुम प्रोप्राइटर हो, ओनर ऑफ द बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, तो उसको इनकम ही नहीं मानेंगे। तो कई बार मन में आ जाता है ना कि आप बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर और उसके हेड में इनकम दिखाएंगे, नहीं। अरे बेटा जी, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का क्या अलग से रिटर्न फाइलिंग होता है क्या, कि इनकम के नाम से उसका, प्रोप्राइटर के नाम से उसका रिटर्न फाइल होता है? प्रोप्राइटर के नाम से ही होता है ना। हाँ सर। तो वो उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता ही नहीं हुआ। खुद के बिजनेस में खुद कैसे एम्प्लॉय हो सकते हो? तो बिजनेस में उसको एज एन एक्सपेंडिचर भी दिखाना अलाउड नहीं होगा और खुद को एज ए सैलरी इनकम भी दिखाना जरूरी नहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बहुत मस्त है एमसीक्यू के लिए। पेंशन रिसीव बाय द विडो। देखो, पेंशन अगर किसी जिंदा इंसान को मिल रहा है वो उसका सैलरी हेड में जाएगा, लेकिन जो विडो को मिल रहा है उसके बाद उसकी वाइफ को या उसके घर वालों को, क्या वो एम्प्लॉय है किसी कंपनी के? क्या वो वाइफ या उसके बच्चे जॉब कर रहे थे क्या? नहीं। उनको जो पेंशन मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। पॉइंट क्लियर? और ये वाला भी बहुत मस्त पॉइंट है। देखो, अपने क्या बोलते हैं, सैलरी कब, ये इनकम कब सैलरी हेड में जाएगा? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता हो। लेकिन जज तो किसी का एम्प्लॉय नहीं होता, जज तो इंडिपेंडेंट होते हैं, भले उनको सरकार से सैलरी मिल रही है, उनका क्या होगा? सर, जजेस का इनकम भी सैलरी हेड में डाल दो। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो जाएगा तो सैलरी हेड में। पॉइंट क्लियर? तो ये कुछ एक बहुत बहुत काम के पॉइंट थे जो एमसीक्यू में पूछ सकती है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सर सैलरी के रूप में क्या क्या मिलता है। सर, वेजेस मिलता है, पेंशन मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, फीस कमीशन मिलता है, परक्यूजिट मिलता है, अलाउंसेस मिलता है। उनमें से हम लोग क्या क्या हेड पढ़ लिए थे। सर, हम लोग पढ़े थे कि बेसिक सैलरी जो मिलता है, बेसिक सैलरी वो जिस ईयर में ड्यू हुआ है उसी ईयर में चार्जेबल होगा। मेरा एम्प्लॉयर 10 महीने का सैलरी दिया, 2 महीने का भी देने बाकी है, क्या ये करंट ईयर में इनकम बन के टैक्सेबल होगा या नहीं? बोलो। हाँ, होगा। बिल्कुल होगा। और यही अगर हमको बॉस मेरा
अगले 2 महीने का एडवांस सैलरी भी दे दिया, मतलब इस साल हमको 14 महीने का सैलरी दे दिया, तो क्या 14 मंथ का सैलरी टैक्सेबल होगा करंट ईयर में कि 12 महीना का? 14 का। मतलब यहाँ पे सर ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर है। अगर हम एक लाइन में पूरा रूल याद करें तो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है तुमको 2 महीने का सैलरी नहीं मिला तो वो बाद में जब मिलेगा तो ठीक है, लेकिन अभी टैक्स दे दो उसको, क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग करता है। और अगर एडवांस पैसा मिल गया तो करंट ईयर में टैक्स दो, तो अगले ईयर मत देना। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? हाँ सर। एक और बहुत मस्त छोटा सा एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है। अगर मेरे को मेरा बॉस सैलरी दिया, सैलरी, और हम उसमें से 1 महीने का सैलरी बॉस को ही बोला, मिलने के बाद हम बॉस को वापस दिया और हम बोला ये डोनेट कर दो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में या कोई भी फंड में डोनेट कर दो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में ऐसा होता है, अचानक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोला जाता है, जब देश में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोला जाता है आप लोग अपने 1-1 महीने का सैलरी डोनेट करो। तो वो जो 1 महीने का सैलरी हम डोनेट कर दिए, क्या वो टैक्सेबल होगा कि टैक्सेबल नहीं होगा? नहीं सर, टैक्सेबल नहीं होगा। आनंद जो बोल रहा है, बाकी लोग? सर अगर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देता है सैलरी तो फिर टैक्सेबल नहीं होता है, नहीं तो फिर टैक्सेबल हो जाता है। मिलने के पहले ही छोड़ दिया जाए तब फिर टैक्सेबल नहीं है। मिलने के बाद तुम छोड़ते हो वो टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, जो बोला ना तुम पहले ही सरेंडर कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये देखो नोट में लिखा है। तो जनरली सैलरी छोड़ देना टैक्सेबल सॉरी एग्जम्प्टेड नहीं है, लेकिन अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को सैलरी सरेंडर कर दे रहे हो अपना, तब फिर वो एग्जम्प्टेड माना जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है। उसमें हम लोग वो स्लैब रेट कंसेप्ट भी पढ़े थे, सॉरी स्लैब रेट बोल रहे हैं, वो उसको क्या बोला गया था, कहाँ गया, पे स्केल ग्रेड सिस्टम। इसका बात हम लोग कर लिए थे। डीए अगर मिलेगा, डीए ऑलवेज पार्ट ऑफ द सैलरी होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। फीस, कमीशन, बोनस फुल्ली टैक्सेबल होंगे। फिर हम लोग ग्रेच्युटी पढ़े जिसमें कवर्ड और नॉट कवर्ड पढ़े थे। कवर्ड में क्या क्या मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड होगा? आनंद बाबा जल्दी से। कवर्ड में एक्चुअल अमाउंट, कवर्ड में पूछा हम, कवर्ड ग्रेच्युटी में। दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट कितना? 20 लाख। 20 लाख, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या था? 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। ये लास्ट ड्रॉन में क्या क्या आएगा? आखिरी महीना में जो तुम बेसिक और डीए उठाए। और कंप्लीटेड सर्विस में राउंड ऑफ करेंगे, अगर 6 महीना से नीचे है तो नीचे की तरफ राउंड ऑफ, 6 महीने के ऊपर है तो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ। और निशिका यही हमको बोला, अगर नॉट कवर्ड होता तो 3 क्राइटेरिया क्या होता? फिर 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकलेगा? क्या 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 आइटम लेंगे? बेसिक डी और कमीशन। बेसिक डीए और कमीशन, वेरी गुड। और डीए और कमीशन के लिए कोई रूल है? कौन कौन सा डीए कमीशन लेंगे? जितना फॉर्मिंग पार्ट रहेगा। डीए के लिए बोला जाएगा जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और कमीशन के लिए बोला जाएगा जितना फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर है। ठीक है? हाँ। अच्छा, तो कमीशन वाला नहीं समझ में आया। अरे बेटा कमीशन तुमको 2 टाइप से मिल जाता है। एक हुआ जो टर्नओवर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और एक हुआ जो टर्नओवर के ऊपर डिपेंडेंट है। तुम कितना सेल करा के दोगे उसके हिसाब से कमीशन मिलेगा। कमीशन क्या चीज का होता है? तुमने कोई एक्स्ट्रा फायदा करा के दोगे उसका। हाँ सर। तो जितना कमीशन तुम कंपनी को एक्स्ट्रा कमा के दे रहे हो
उसका अगर परसेंटेज फिक्स किया हुआ वो वाला कमीशन यहाँ आएगा। अब क्लियर? टर्नओवर का परसेंटेज। अच्छा, कंप्यूटर सर्विस में राउंड ऑफ इग्नोर करेंगे, फ्रैक्शन को इग्नोर करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, ये बेसिक पे दिए प्लस कमीशन, जो एवरेज आप बोल रहे हो, एवरेज का मतलब क्या है यहाँ पे? जल्दी जल्दी 10 मंथ्स का एवरेज करेंगे ना, हाँ, 10 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ का एवरेज, जिस मंथ रिटायर हुआ उसके ठीक पहले वाले महीना से 10 महीना, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें ये लीव एनकैशमेंट में ये रूल बदल जाएगा। यहाँ पे 10 मंथ एवरेज कैसे निकालेंगे? जिस महीना रिटायर हो रहे हैं उसके पहले वाले 10 महीने। अगर हम अगस्त 5 तारीख को रिटायर हुए तो कहाँ से 10 महीने चालू होगा? जुलाई से पिछला 10 महीना। ठीक है, ग्रेचुटी में इतने काम का बात था। बाकी हम लोगों को याद ही है, ड्यूरिंग द जॉब उठाएंगे तो फुल्ली टैक्सेबल, और अगर ऑन टर्मिनेशन उठाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जाम। बाकी के लिए ये कवर्ड और नॉट कवर्ड का रूल। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, ये सम बनाए हो आप लोग, कोई डाउट है सम में? सम बनाओ बेटा, और डाउट है तो पूछो। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। एक बार नेक्स्ट क्लास में हमको बता दोगे ऑनलाइन क्लास में कि सही यही सम में डाउट है। बुक में आपके ज्यादा सम है भी नहीं, 2-2, 3-3 ही सम है हर केस के ऊपर, छोटे छोटे। तो ये देखो, जो 10 मंथ एवरेज लेते हो वहां पे गौर करो। ये देखो, जैसे इसमें कब रिटायर हुआ? 17 दिसंबर को रिटायर हुआ। यहाँ पे देखो कहाँ से लेना चालू किया 10 मंथ, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी। ठीक है ना? और ये लीव एनकैशमेंट में ये तरीका नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, तो याद रखना पड़ता है ये सब बात ही। अगला टॉपिक आया, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और दिया है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। तो बोलो क्या होगा इसका? बोलो, मरने के बाद किसको मिलेगा ग्रेच्युटी? उसको मिलेगा क्या जो जिसका नाम का था? फैमिली को मिलेगा, नॉमिनी को। हाँ भाई, नॉमिनी को या फैमिली को। तो बताओ उनके हाथ में क्या होगा? ये टैक्सेबल नहीं होगा ना, सही बात, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। टैक्सेबल नहीं होगा मत बोलो, सैलरी के अंडर में टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, वो दूसरा कोई हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां साइलेंट है क्वेश्चन, तो हम लोग सैलरी हेड में उसको साइलेंट करके चल रहे हैं। ये आ जाओ लीव एनकैशमेंट पे। सर इसमें क्या क्राइटेरिया है? सर लीव एनकैशमेंट का वही रूल है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूस उठाएंगे तो फुल्ली टैक्सेबल, ऑन टर्मिनेशन उठाएंगे तो वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो ये भी फुल्ली एग्जम्प्ट, अदर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो क्या 4 कंडीशन थी? कौन बोलेगा? गौरव, जल्दी जल्दी, हमको अलाउंसेस में घुसना है आज। हम रिकैप लेके करवा रहे हैं ताकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी रह जाए। बोलो, 4 कंडीशंस क्या थी एग्जम्पशन की? पहला तो एक्चुअल फिक्स्ड है, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी अमाउंट। कितना था यहाँ पे? एनीवन? 5 लाख, 3,50,000, 5 लाख VRS, और उसमें था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लीव एनकैशमेंट में 5 लाख नहीं था, 20 लाख, 10 लाख, कवर्ड में 20 लाख, नॉट कवर्ड में 10 लाख। लात मार के निकाले या ऑप्शन दे के निकाले, दैट इज 5 लाख VRS और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लेकिन अगर लीव एनकैशमेंट है तो स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 3.5 लाख। ठीक है, सॉरी 3 लाख, सॉरी माय मिस्टेक, 3 लाख। ठीक है, तीसरा और चौथा कंडीशन क्या था? तीसरा था 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, और चौथा कंडीशन क्या था? 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव टेकन इन मंथ इंटू
एवरेज सैलरी, यही था। यहां पर भी एवरेज सैलरी का मतलब वही 10 महीने का एवरेज सैलरी, बेसिक पे डीए प्लस कमीशन। डीए कमीशन में वही रूल, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बात आ जाएगा सर, यहाँ जो 10 महीने का एवरेज लेंगे ना, उसमें जिस दिन रिटायर हुए उसके पहले वाले दिन से लेंगे। जैसे देखो ये आदमी कब रिटायर हुआ, 25 साल 9 महीना काम करके रिटायर हुआ, कितनी डेट को, 10 अगस्त। तो यानी अगस्त में भी 10 दिन काम किया ना, तो देखो अगस्त का भी 10 दिन लिए, फिर जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर का उधर 21 दिन लिए। क्लियर है मेरा बात? हाँ सर। तो आपका कवर्ड नॉट कवर्ड ग्रेचुटी में जब एवरेज लेंगे तो सर उस महीना को इग्नोर करेंगे जिस महीना छोड़ा है, इसके पहले वाले मंथ से कैलकुलेट करेंगे 10 महीना। लेकिन लीव एनकैशमेंट में सर जिस दिन रिटायर हुआ है उसके ठीक पहले वाले दिन से कैलकुलेशन चालू होगा, 10 मंथ का एवरेज। मेरा बात क्लियर है? यस सर। ये दो जगह केवल माता बच्ची है, ये याद रख लेना अलग से। इसको अलग से अपने कॉपी में जब समरी बनाते हो अलग से नोट डाउन करना है ऐसा बात। बाकी सब जगह ऐसा कोई लफड़ा नहीं आएगा आगे। तो ऐसा नहीं है कि ये लफड़ा कोई 10-20 जगह आने वाला है, लेकिन ये 2 जगह है तो है, कुछ कर नहीं सकते। क्या बेवकूफपंती है नहीं पता, डिपार्टमेंट में कौन सा नींद में कर रहा था भवन मालिक, लेकिन है तो है, कुछ कर नहीं सकते। तो क्लियर है ये कहानी? हाँ सर। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग सर? पेंशन। पेंशन का क्या रूल था? कम्यूटेड और अनकम्यूटेड 2 होता है। अनकम्यूटेड ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड क्या होता है? वो जो मंथली मिलता है सर। कम्यूटेड क्या होता है? जो ब्लॉक करके हम लोग एक बार में उठा लिए सर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो देखना पड़ेगा उसको ग्रेचुटी मिल रहा है या ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है। यहाँ कवर्ड नॉट कवर्ड नहीं बोले हैं, ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो बोले हैं। तो अनकम्यूटेड का बात छोड़ दो, गवर्नमेंट का बात छोड़ दो। कम्यूटेड में क्या रूल था? अगर रिसीविंग ग्रेचुटी है तो कितना छूट है? 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। और अगर नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी है तो कितना टैक्सेबल है? 1/2 यानी 1/2। और ये टोटल पेंशन बोला है। तो कभी अगर तुमको बोलेगा तुम 1,20,000 रुपया उठा लिए जो कि 60% है, तो बताओ 100%, पहले 100% निकाल लेना, टोटल पेंशन कितना होना चाहिए। तो 120 डिवाइडेड बाई 60 × 100 करना, जो आएगा वो टोटल पेंशन होगा। तो तुमको सम्स में बताएगा कि तुम कितना पेंशन को कम्यूट करके उठाए हो। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे सर? नेक्स्ट पढ़े थे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जिसमें पढ़े एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या 5 लाख या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से जो डिसीजन आए। ठीक है, तीनों में विचेवर इज लोअर। और अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो 2 ही कंडीशन है, एक्चुअल अमाउंट या 5 लाख, विचेवर इज लोअर। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक है, एन्युटी मीन्स ईयरली अलाउंस, एक साल का एक लमसम अलाउंस अगर तुमको मिल रहा है। एन्युटी अलाउंस बोल के बहुत जगह मिलता है, साल का एक लमसम अमाउंट। एन्युटी अलाउंस क्या होगा जनरली? अगर तुमको अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल है, और अगर एक्स एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, और अदर देन एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। तो ये अगर तुमको तुम्हारे प्रेजेंट एम्प्लॉयर या एक्स एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल है, और अगर अदर देन एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल है। मतलब एन्युटी अलाउंस, ईयरली अलाउंस एक टोटल जोड़ के मिलता है, वो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है। एक मस्त छोटा सा टॉपिक है, सैलरी रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। ये क्या होता है? हम जॉब छोड़ने का नोटिस दे चुके हैं, मेरे को कंपनी बोला 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना है, तो ये जो 3 महीना सैलरी हमको मिलेगा ये कौन से हेड में जाएगा? सैलरी की रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। क्या माने इसको? बोलो।
इसको सैलरी, हाँ, सच अमाउंट इज नोन एज सैलरी इन रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। इसको अलग से ये नाम से लिखा जाता है। ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन नहीं होगा और ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ये तो नॉर्मल बात था। ठीक, अगर तुमको ये वाला भी कई बार नाम बोलता है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, इसका मतलब क्या होता है निशिका? ये वर्ड का मीनिंग समझा सकते हो नॉर्मली हिंदी में अपने अपने लॉजिक पे? इन ल्यू का मतलब क्या होता है? इन ल्यू का मतलब बदले में, इन ल्यू का मतलब बदले में या उसके कारण। ल्यू पढ़ो, इन ल्यू का मतलब उसके कारण, बदले में नहीं, सॉरी, के बदले कारण में- सैलरी मिला। हाँ, बदले में मत बोलो। प्रॉफिट के कारण सैलरी नहीं मिला है, सैलरी के कारण एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट के कारण सैलरी कैसे मिल सकता है बेटा? सैलरी के कारण एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है बॉस से, ठीक है? तो वो ऑलवेज सैलरी के हाथ में टैक्सेबल होगा, बस उसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोल के टैक्सेबल करोगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? सैलरी के कारण प्रॉफिट कैसे मिल रहा अरे भाई, प्रॉफिट मतलब वैसे प्रॉफिट नहीं, कुछ एक्स्ट्रा फायदा। तुम्हारा बॉस तुमको कोई कॉम्पनसेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा सैलरी। तुम वहां जॉब करते थे, काम करते हुए तुम्हारा हाथ इंजर्ड हो गया, तुमको कॉम्पनसेशन मिलेगा? है? क्यों मिलेगा कॉम्पनसेशन? क्योंकि तुम वहां पे एम्प्लॉय है, इसलिए। देखो लिखा है अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन ड्यू टू रिसीव बाय एसएससी फॉर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो वो सब ऑलवेज टैक्सेबल होंगे, ठीक है? ठीक है सर। अब आ जाते हैं आज के असली टॉपिक पे, जिसके लिए क्लास का अलाउंसेस। अलाउंसेस को लोग कितना कैटेगरी में बांटा? 3। पहला अलाउंसेस का कैटेगरी क्या रखा? डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यानी सर आपको वो खर्चों का छूट उतना ही छूट मिलेगा जितना आप खर्चा किए हो। ट्रैवल या ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, असिस्टेंस अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस या फिर यूनिफॉर्म अलाउंस। ये जितना तुम मान लो तुमको 5,000 रुपये तुम्हारा बॉस दिया है, तुम खर्चा 3,000 की हो, तो बाकी 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अलाउंसेस। मेरा पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब हमको एक बात बोलो, ट्रैवल और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है और कन्वेंस में क्या फर्क होगा? सब तो एक जैसे लग रहा होगा। बेटा ट्रैवल अलाउंस का मतलब सुन लो मेरा बात, पहले कन्वेंस अलाउंस सुन लो। कन्वेंस अलाउंस मतलब, क्योंकि तुम देखो, तुम्हें गौर करना एक चीज, यहां पर हम तुमको एक जगह ट्रांसपोर्ट अलाउंस पढ़ाएंगे, ये रहा। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए क्या रूल बोल रहा है? डिडक्शन फॉर विच डू नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब ये सब फुल्ली टैक्सेबल है, या इनका अमाउंट बता दिया, बस उतना ही छूट है, ठीक? इनका अमाउंट बता दिया है, उतना ही छूट है, ठीक है सर। लेकिन यहां पे देखो क्या बोला, ट्रैवल अलाउंस क्या होता है? कई बार पहले कन्वेंस अलाउंस बताते हैं। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? हम मान लो कलकत्ता में जॉब कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम घूम घूम के क्लाइंट के पास जाना है, वो सब करना भी है, तो अब हम क्लाइंट के पास जो गए ऑफिस के काम से, विद इन द सिटी, अगर हम क्लाइंट के काम, ऑफिस के काम से कहीं जा रहे हैं, तो भाड़ा लगेगा। वो बॉस वो भाड़ा हम अपनी जेब से क्यों खर्चा करें? मान लो कंपनी हमको उसका पैसा दे रहा है, तो जितना रुपया हमको दे रहा है उतना मेरे लिए अलाउंसेस हो गया, कन्वेयंस अलाउंस। अब उसमें जितना खर्चा किया वो माइनस कर लो, बाकी फुल्ली टैक्सेबल। पॉइंट क्लियर है? यस सर। नंबर 2 आ जाओ। कन्वेयंस के बाद ट्रैवल या ट्रांसफर। अब क्या होता है, कई बार ट्रैवल अलाउंस क्या होता है? मान लो हम दूसरा सिटी जा रहे हैं काम से, हमको मेरा बॉस दूसरे शहर में काम से भेजा, तो वहां जाने का भाड़ा लगेगा ना मेरा। मान लो हमको बोला जाओ तुम दिल्ली,
और एक क्लाइंट से मीटिंग करके आओ, तुम जो गया दिल्ली उसका जो खर्चा लगा वो हुआ ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। और ट्रांसफर अलाउंस क्या हुआ, मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया जॉब के कारण, तो हमको अपना बोरिया बिस्तर सामान वामान बांध के लेके जाना पड़ेगा ना, तो वो ले जाने का जो खर्चा लगा वो हो गया ट्रांसफर अलाउंस। तो ट्रैवल या ट्रांसफर या कन्वेंस जो मिलता है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है कि फुल्ली टैक्सेबल है? तो पार्टली, हाँ पार्टली है, जितना खर्चा करेंगे उतना माइनस कर लो, बाकी टैक्सेबल। मेरा बॉस बोला लो तुम्हारा पूरा सामान शिफ्ट होगा, उसके लिए ये लो 20,000 रुपये खर्चा, मेरा 18,000 में काम हो गया तो 2,000 टैक्सेबल। तो ट्रैवल, ट्रांसफर या कन्वेंस फुल्ली टैक्स, जितना अमाउंट खर्चा करेंगे उतना ही टैक्सेबल है, जितना अमाउंट खर्चा करेंगे उतना ही एग्जम्प्टेड है। सॉरी, डेली अलाउंस क्या होता है? सर आप जिस काम से गए तो आपका और भी तो थोड़ा बहुत खर्चा लग सकता है ना। मान लो वहां पे चाय पीने का खर्चा लगा, अब उस सब का क्या अलग अलग बिल बनाओगे? मान लो वहां पे कुछ नाश्ता कर लिए चलते फिरते, उसका क्या अलग से कोई बिल बनाओगे? नहीं, कंपनी क्या बोला, ये लो अलग से 500 रुपया और पर डे का तुम्हारा डेली अलाउंस का खर्चा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, हम घर पे रहते तो मेरा कपड़ा धोने का कोई एक्स्ट्रा खर्चा होता है क्या? घर पे रहते तो मेरा कपड़ा धोने का नहीं होता, लेकिन अगर हमको ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ गया तो वहां हमको क्या मेरा कपड़ा खुद धोने का टाइम मिल सकता है? जरूरी है, नहीं भी मिल सकता है, तो वहां पे लॉन्ड्री में कपड़ा धुलवाए तो उसके लिए पैसा मिल गया डेली। मेरा छोटा मोटा खर्चा मैनेज करने के लिए घर पे रहते तो चाय घर में ही बना लेते, सर खर्चा तो लगता है चाय पानी दूध का, तो वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बाहर रहेंगे तो हमको कहीं दुकान में चाय पीना पड़ा, तो वो सब के लिए जो अलाउंस मिलता हो गया डेली अलाउंस। सर ऐसे में खर्चा पता कैसे चलेगा? बात तो सच है बट कुछ कर नहीं सकते। तो हम कैसे याद कराए थे इसको? DTC UPA है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या था? प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, वही हो गया ना कि तुम कोई अच्छा कोर्स कर लो, तुम्हारा बॉस पे कर दे रहे। असिस्टेंट अलाउंस मतलब बॉस तुमको असिस्टेंट रखने बोल दिया अपना खुद का ऑफिस में पर्सनल। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो मैं कंपनी में CA है, मेरा काम है मान लो क्लाइंट हैंडल करना, क्लाइंट से डेटा मंगवाना, वो सब भी करना हमको देखना पड़ता है। तो क्या ये अच्छा लगेगा ऐसा CA? हम बड़ा बड़ा क्लाइंट तो अपना आदमी भेजेगा नहीं मान लो, तो ऐसा अच्छा लगेगा कि हम खुद जा जाके डेटा लेके आ रहे हैं वहां से? नहीं ना। तो ऑफिस बोला एक काम करो, अपने अंदर में एक लड़का रख लो, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा, उसको तुम संभालो, ये लो उसके लिए 15,000 रुपया महीना फिक्स। अब तुमको जो करना तुम करो, 12 में खर्चा करो, 11 में करो, 16 में करो, 20 में करो। तो मेरे को जो असिस्टेंट रखने का खर्चा मिला वो असिस्टेंस अलाउंस, तो उसमें हम जितना खर्चा किया वो माइनस कर लो, बाकी टैक्स से। यूनिफॉर्म अलाउंस, सर ऑफिस का फिक्स यूनिफॉर्म है और वही हमको पहन के जाना है, जैसे पियोन लोग के लिए होता है या आपके हाउसकीपिंग वालों के लिए होता है या फिर दरबान के लिए होता है, तो वो सब अलाउंस में जितना खर्चा करोगे उतना माइनस, बाकी फुल्ली टैक्स है। ठीक है? यस सर। हाँ सर। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, कुछ फुल्ली टैक्सेबल है। पहले हम बात कर लेते हैं उनका जिनका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बता दिया, बस इतना डायरेक्ट माइनस करने देंगे, मैक्सिमम इतना माइनस करने देंगे, इससे ज्यादा माइनस नहीं करने देंगे। जैसे उन्हें क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितना रुपया गवर्नमेंट माइनस करने देगा? 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 100 रुपया पर। 100 रुपया इतना कम डिडक्शन, अब क्या कर सकते हैं? ये बाबा आदम से बना हुआ रूल है, चेंज ही नहीं किया। गवर्नमेंट भी पता नहीं क्या सोच के किए जा रहे हैं। आज की डेट में कौन सा पढ़ाई 100 रुपया में मिलता है? चल 100 रुपया में कॉपी ना आए ढंग से, 2 कॉपी खरीदने जाए तो 100 रुपया लग जाएगी, पढ़ाई तो छोड़िए। लेकिन गवर्नमेंट इतना ही छूट दे के रखा, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, वो भी मैक्सिमम कितना? 2 बच्चा तक।
पॉइंट क्लियर? हाँ दूसरा है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तुम अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ा रहे हो, ऑफिस से पैसा मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये नहीं बोला बॉस देगा कितना। अरे कोई कंपनी पागल होगा क्या 100 रुपए एक बच्चे के लिए तुमको पैसा देगा? नहीं ना, तुम खुद ही बोल दो ऐसा रहने दीजिए ना, क्या करेंगे 100 रुपए लेके आपसे भी हम बच्चे का पढ़ाएंगे, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। तो कंपनी तो मर्जी है उतना दे सकता है। कंपनी तो तुम्हारे यहाँ 4 बच्चे का भी 1000 रुपया महीना करके दे सकता है, 10,000 रुपया महीना करके भी दे सकता है, उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट छूट देगा केवल 2 चाइल्ड का, और वो भी मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ। अच्छा, मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ बोलने का मतलब क्या है? अगर मेरे को मेरा ऑफिस 90 रुपया दे रहा है मेरे एक बच्चे के लिए, तो हमको 100 रुपया छूट मिलेगा कि 90 रुपया? 90। हाँ 90 मिलेगा, इसीलिए मैक्सिमम 100 बोले हम। हॉस्टल में कितना अमाउंट है? यही 100 की जगह 300 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम बात है। 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो भी मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे हैंडीकैप लोगों के लिए बोला जा रहा है। ट्रक ड्राइवर अलाउंस भी पढ़ेंगे एक, ये दोनों अलाउंस अभी पढ़ने वाले हैं। ट्राइबल एरिया अलाउंस का अमाउंट भी याद रख सकते हो, 200 रुपया पर मंथ है। ये भी बहुत ही गंदा है सर। ट्राइबल एरिया अलाउंस क्या होता है? तुमको तुम्हारा बॉस बोला पहाड़ी इलाका में जाके या गांव एरिया, वो देहात मतलब एकदम वो जंगल टाइप वाला इलाका में जाके काम करना है, ट्राइब्स में एरिया में, झिंगा लाला जहाँ पे होता है सब जगह। तुम बोला हम वहां जाके झिंगा लाला क्यों करेंगे? बॉस बोला ये लो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे सैलरी के अलावा। तुम बोला अच्छा ठीक है चलो झिंगा लाला कर लेंगे उनके साथ हम भी जाके, क्या दिक्कत है, 20,000 रुपये मिल रहे, इस बात पे नाच लेंगे थोड़ा सा। लेकिन गवर्नमेंट बोला हम कितना छूट देंगे? 200 रुपया पर मंथ। हम तो ये मानते हैं इसको या तो डिलीट कर दो सिलेबस से ताकि पढ़ना ना पड़े बेकार काम कर, या फिर ये अलाउंस बढ़ाओ। ठीक बात सर। 200 रुपया पर मंथ में क्या होता है आज की डेट में? 2400 रुपया का छूट लोगे, कितना टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा? अगर तुम्हारा 10% वाला भी रेट है तो 240 रुपया का टैक्स कम हो जाएगा। और क्या होगा जाएगा? 30% भी रेट है तो कितना कम हो जाएगा 2400 में? अगर तुम हाईएस्ट रेट वाले में फ्लैट करते हो तो भी कितना छूट मिल जाएगा? 2400 का 30% 720 रुपया। क्या ही फर्क पड़ेगा? टैक्स 720 रुपया कम देंगे या ज्यादा देंगे, लेकिन है तो है ये। सिटी स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस और बॉर्डर एरिया अलाउंस, अगर हम बोलेंगे ये दोनों अलाउंस याद नहीं करो तो ही ठीक है, क्योंकि इनमें इतना गंदा अमाउंट है जिसको याद करके कोई फायदा नहीं। बट ठीक है, बचा क्या? ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। चलो पहले ये दोनों पढ़ लेते हैं। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम पहले बोला था किनको है? जो लोग या तो ब्लाइंड है, डीफ है, डम्ब है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। कितना छूट मिलेगा? एक्चुअल अमाउंट या 3200 पर मंथ। एक्चुअल अमाउंट या 3200 पर मंथ। और वही अगर ट्रक ड्राइवर अलाउंस बोले तो क्या होगा? 70% ऑफ द अलाउंस या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज मिनिमम। ये अमाउंट याद करने पड़ेंगे। ट्रक ड्राइवर अलाउंस आता ही आता है। अच्छा, ट्रक ड्राइवर मतलब क्या सिर्फ ट्रक ड्राइवर को है ये अलाउंस? बोलो। नहीं सर, सिर्फ ट्रक ड्राइवर को नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब अगर हम ऑफिस के, मतलब मेरा काम है गाड़ी चलाना, तो क्या हमको ये अलाउंस में छूट नहीं मिलेगा? हम कंपनी में ड्राइवर है, ड्राइवर
लेकिन ट्रक नहीं चलाता। हम टाटा कंपनी में ड्राइवर है और हम गाड़ी चलाता है तो भी ये अलाउंस हमको मिलेगा। इसीलिए इसका एक अच्छा नाम क्या पता है? रनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रनिंग अलाउंस भी बोलते हैं इसको बहुत जन। मेरा काम है हर समय कंपनी के लिए गाड़ी लेके आते जाते रहना, हम यही काम करते हैं। हम ड्राइवर है, ड्राइवर, और हमको डेली अलाउंस बोल के कोई अलाउंस नहीं मिल रहा है, ये वाला अलाउंस मिल रहा है तो हमको इसका छूट मिल सकता है। मेरा बात क्लियर है? हम 3 बात क्या बोला? सर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हो, रनिंग का ट्रांसपोर्ट आपका काम है, आपका अलाउंस, आपको डेली अलाउंस नहीं मिलता है तब आपको छूट मिलेगा। अगर आपको ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर अलाउंस मिल रहा है या इस टाइप का कोई अलाउंस मिल रहा है, रनिंग अलाउंस, तो आपको 70% ऑफ दी अलाउंसेस या फिर 10,000 पर मंथ इतना छूट मिलेगा। क्लियर है मेरा बात? हाँ लेकिन अगर आपको डेली अलाउंस मिल रहा है और ये भी मिल रहा है तब फिर ये अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? यस हाँ क्योंकि डेली अलाउंस आपका क्या था सर? डेली अलाउंस का लिमिट क्या था? अभी बढ़े थे डीटीसी यूपीए में क्या रूल था सर? जितना खर्चा कर रहे हो उतना माफ मिल जा रहा है। तब फिर अगर आपको ट्रक ड्राइवर अलाउंस मिले तो आपका फुल्ली टैक्सेबल है। तो हम इसको याद करने का तरीका कहते हैं CCTT। सी माने चिल्ड्रन एजुकेशन, सी माने चिल्ड्रन हॉस्टल, टी माने ट्रांसपोर्ट टू हैंडीकैप, टी माने ट्रक ड्राइवर या रनिंग अलाउंस, और लास्ट टी माने ट्राइबल अलाउंस। हम ये दोनों अलाउंस याद करने मना करता है स्टूडेंट को, क्योंकि इसका अमाउंट याद नहीं रख सकते। तो पहला दोनों हेड क्लियर एकदम? हाँ अब ये जो बच गया HTC और SEM, HTC सेम, H के लिए तो रूल अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बाकी सब कुछ आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। बाकी सब कुछ आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। मेरा पॉइंट क्लियर है? देखो सी माने सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस क्या होगा? कई बार होता है ना आपका दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ और वो शहर में थोड़ा खर्चा ज्यादा है, आपको बॉस बोल रहा है दूसरे शहर में ट्रांसफर ले लो, आपको क्या होगा? आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, है ना? पोस्टिंग हुआ आपका कहीं और, आप बोले कि हम क्यों ले वहां ट्रांसफर, तो बॉस बोला कि वहां ट्रांसफर ले लो। आप बोले वो तो महंगा शहर है थोड़ा, बोले अच्छा ठीक है तुम्हारा सैलरी को हम 10,000 पैसे बढ़ा देंगे। पॉइंट क्लियर? टिफिन अलाउंस, बॉस आपको खाना वाना का पैसा दे रहा है अलग से। मेडिकल अलाउंस, बॉस आपको इलाज का पैसा दे रहे हैं। सर्वेंट अलाउंस से घर में नौकर रखने का बात हो रहा है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस, घूमने फिरने, खाने पीने, मूवी देखने का पैसा दे रहे हैं। तो एच को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। माय पॉइंट इज क्लियर? हाँ अब एक बात सर, इनके अलावा और कोई अलाउंसेस हो सकता है क्या? देखो होने को तो 1 करोड़ अलाउंसेस हो सकता है। इन नामों के अलावा अगर आपको कोई भी और नाम दिखाई दे उसको ऑलवेज क्या करोगे? बोलो, फुल्ली टैक्सेबल करेंगे। वेरी गुड। तो आ जाते हैं सर HRA पे। आज के लास्ट टॉपिक के लिए अलाउंसेस खत्म हो जाएगा। सर तो एच का क्या है? एच एग्जाम्पशन माने तो एच फुल्ली टैक्सेबल नहीं है तो उसका कितना लिमिट तक एग्जाम्पशन? वही तो पढ़ने जा रहे हैं, वही तो पढ़ने जा रहे हैं बाबा, वही तो मेजर टॉपिक है। HRA होता क्या है? हाउस रेंट अलाउंसेस। तुम को घर भाड़ा पे रहने के लिए बॉस अलग से पैसा दे दिया और बोला जाओ अपना भाड़ा चुका लेना।
ना तो बॉस घर दे रहे हैं ना बॉस डायरेक्ट भाड़ा चुका रहे हैं, बॉस तुमको पैसा दे रहे हैं एक फिक्स अमाउंट। तो छूट कितना है, एक्चुअल अमाउंट या फिर 50% ऑफ द सैलरी और 40% ऑफ द सैलरी, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। तीन तो कंडीशन है। ये 50 और 40 क्यों, 50 है मेट्रो सिटी में और 40 है अदर देन मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी कितना है, 4 की 6, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई हैदराबाद बेंगलोर, किसी दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई 4 ही है बेटा। हैदराबाद बेंगलोर मेट्रो सिटी हो सकता है आपको लुक वाइज देखने वाइज, लेकिन गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किया उसको मेट्रो सिटी, तो जबरदस्ती मन से उसको मेट्रो मत मानो। सर कलकत्ता से ज्यादा डेवलप है बेंगलोर, तो होगा, लेकिन अब कलकत्ता मेट्रो के कैलकुलेशन में आता है तो क्या कर सकते। इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारे लोग ये भेजे हैं सजेशन कि भले गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर नहीं करे, बट टैक्स के लिए आप बेंगलोर हैदराबाद इनको भी मेट्रो सिटी गिनो, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। तो आप हमको यहाँ पे 40% छूट मत दो, 50 दो, बट अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है। दैट मीन्स मेट्रो सिटी केवल 4, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। मेरा पॉइंट क्लियर है। तो अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो 50% ऑफ द सैलरी आपको छूट मिलेगा, और नॉन मेट्रो हो तो 40% ऑफ द सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब वही बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। डीए वाला वही रिफॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट, और कमीशन वही फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो आनंद जो तुम क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर मिल गया, तीनों में विचेवर मिनिमम होगा वो छूट मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट 50 और 40% ऑफ सैलरी एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। पॉइंट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बात। सर अगर आप रेंट दे ही नहीं रहे हो, आप अपने ही घर में रह रहे हो, लेकिन बहुत से एचआरए मिल रहा है तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ एक कंडीशन है, आप भाड़े के घर में रह रहे हो तभी एग्जम्पशन मिलेगा। माय पॉइंट इज क्लियर? यस सर। हम अपने मामा के घर में, पापा के घर में, ताऊ के घर में, चाचा के घर में रहते हैं, लेकिन ऑफिस से एचआरए मिल रहा है, क्या करें, सब फुल्ली टैक्सेबल, कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे एक दो और छोटा बात और करना है। हम 2 महीना अपने पापा के घर में रहे पूरे साल में, लिमिटिंग 10 महीना हम किराए के घर में रहे, या 2 महीने अपने मामा के घर में रहे, 10 महीना आप किराए के घर में रहे, तो कैलकुलेशन सारा 10 महीने को लेकर होगा। सैलरी भी 10 महीने का लेना, 10 महीने का बेसिक पे दिए प्लस एचआरए, रेंट पेड भी 10 महीने का होगा। तो ये जो 50% ऑफ सैलरी निकालोगे वो भी 10 महीने के लिए निकालोगे। ये 2 महीना का फुल्ली टैक्सेबल होगा जितना भी एचआरए मिल रहा है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यहाँ पर एक बात और मस्त है। मान लो पहला 4 महीना तक मेरा सैलरी अलग था फिगर, और तब हम रेंट पे रह रहा था मान लो पुणे में, और बाद में मेरा अगला 4 महीना सैलरी बढ़ा, हम पुणे में ही रहा, और फिर बचा हुआ और जो 4 महीना लास्ट का उसमें हम कोलकाता में आ गया और मेरा सैलरी वही का वही रहा या बढ़ गया। तो मतलब 3 बार एचआरए कैलकुलेट करना 4-4 महीने के लिए। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जगह और तुम्हारा सैलरी, क्योंकि जब तुम 50% 40% सैलरी निकाल रहे हो, सैलरी का फिगर तो बदलेगा ना। मान लो हम पुणे में रहता था तब मेरा 40,000 रुपया महीना था, तो यहाँ पे 40,000 ये बेसिक प्लस कमीशन लेके बोल रहे हैं एक बार, तो यहाँ 40,000 इंटू 4 महीना का 40% निकालोगे ना जब एचआरए कैलकुलेट करोगे डिडक्शन। मेरा बात समझ में आया हम क्या बोला? यस सर। और यही जब हम पुणे में था अगला 4 महीना भी, अब सैलरी मेरा 50,000 हो गया, तो अब 50,000 इंटू करके 4 महीना का निकालना। और फिर हम कोलकाता आए, सैलरी 50,000 ही रहा, मान लो सैलरी नहीं चेंज हुआ था, लेकिन अभी हम रह कहाँ रहे, कोलकाता में।
तो फिर कितना हमको छूट मिलेगा सेकंड कंडीशन के हिसाब से? 50% ऑफ द सैलरी। तो एचआरए में ये बात ध्यान रखना, कहाँ रह रहे हो और कितना सैलरी मिल रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज बदल रहा है तो तुम्हारा उतने महीने के लिए अलग से कैलकुलेशन बनता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? हाँ सर। आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट के लिए। मान लो मेरा जॉब दिल्ली में है, दिल्ली में, हम दिल्ली में नौकरी करते हैं, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है, यस सर, लेकिन हम रहता है गुड़गांव में, जिसको आजकल गुरुग्राम बोलते हैं। पहले गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम बोलते हैं। तो मेरा जॉब तो मेट्रो सिटी में है, लेकिन गुड़गांव क्या मेट्रो सिटी का पार्ट है क्या? गुड़गांव दिल्ली का पार्ट नहीं है बेटा, गुड़गांव हरियाणा का पार्ट है। तो आप बताइए मेरे को 50% छूट मिलेगा कि 40%? 40%। हाँ 40%, क्योंकि आप रह कहाँ रहे हो उससे मतलब है, जॉब कहाँ कर रहे हो उससे मतलब नहीं था हमको। आपका जो रहने वाला प्लेस है वो किस जगह पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोला प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट प्लेस वेयर द हाउस इज सिचुएटेड इज इंपॉर्टेंट। ठीक बात। यहां भी सैलरी हम ड्यू बेसिस पे निकालेंगे। फॉर द पीरियड फॉर दिस द एम्प्लॉय ऑक्युपाइज द रेंटल अकोमोडेशन। एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा अगर हम अपने ही घर में रह रहे हैं या किराया नहीं ले रहे, हम किराए के घर में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको ये सम है, आप लोग कर सकते हैं। हाँ बोलो। बोल रहे थे कि अगर ऐसा हुआ कि हमको काम के सिलसिले में, अगर हम रह रहे हैं मेट्रो सिटी में और काम के सिलसिले में मेरे को कुछ महीने के लिए बाहर रहना पड़ा, मेट्रो सिटी के बाहर, तो उस केस में क्या होगा? एचआरए तुमको मिल रहा है मेट्रो सिटी में रहने का। हाँ। अब तुम जो कुछ महीना और रहे वहां पे किराए का घर लेके रहते क्या? हाँ घर लेके रहे। और वो रेंट कौन दे रहा है? तुम दे रहे कि बॉस तेरे हाथ में दे रहे? अगर बॉस दिया तो तभी तो अलाउंसेस का बात होगा। अगर तुम ही दे रहा होता तो अलाउंसेस का बात तो नहीं होगा। तो पॉइंट इज बॉस दोनों जगह का रेंट दे रहे। हाँ। क्योंकि ये घर भी तुम खाली नहीं किए हो। यही तो बात है ना। मान लो दिल्ली वाला घर के लिए हम 3 महीना निकला वहां से, हम 3 महीना जाके लेट से पुणे में रह रहे हैं कुछ काम से, ऑफिस के काम से। हाँ। तो पुणे वाला घर में भी हमको एक घर रेंट पे मिल गया और उसका रेंट भी बॉस दे रहे। हाँ। और दिल्ली वाला घर का भी रेंट बॉस दे रहे। हाँ। तो ये दिल्ली वाला घर का रेंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, हम पुणे में रह रहे हैं। वहां वाला घर का जो एचआरए मिल रहा है हमको वो टैक्सेबल हो, वो उसमें एग्जम्पशन मिलेगा 3 महीना के लिए, ठीक है ना। अच्छा ठीक। 2 घर का एचआरए एग्जाम नहीं हो सकता कभी। ठीक। तो ये था तुम्हारा अलाउंसेस खत्म। इनके अलावा कोई भी अलाउंसेस बोलो, स्पेशल जो भी अलाउंसेस सब एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नहीं सॉरी, सब फुल्ली टैक्सेबल है। इनके अलावा और कोई भी लिस्ट हो तो सब फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। आई थिंक और कोई अलाउंस बचने वाला बात नहीं है। सर आप सैलरी को क्या बोले थे सर? बेसिक प्लस डीए ग्रेजुएटी का कवर्ड में हर जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, और एक क्या बोले थे सर? थोड़ा बोल देते हैं इसमें सर, एक बार बताया था ना, बेसिक प्लस डीए एक जगह खाली बेसिक है। जब एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जम्पशन कैलकुलेट करेगा लास्ट में सैलरी के बाद, एंटरटेनमेंट अलाउंस में जितना छूट मिलता है जब वो कैलकुलेट करोगे सैलरी के बाद, ठीक है, वहां पर केवल बेसिक आएगा। वो खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। एक जगह खाली बेसिक प्लस डीए कवर्ड ग्रेचुइटी में, एक जगह बेसिक प्लस डीए प्लस सब कुछ है। बेसिक प्लस डीए प्लस क्या बोलते हैं कमीशन
प्लस अदर अलाउंसेस सब कुछ है। वो होगा जहां बॉस तुमको रहने के लिए घर दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन। परक्यूजिट में पढ़ोगे इसको, आरएफए का जब परक्यूजिट पढ़ोगे रेंट फ्री अकोमोडेशन वहां पे पढ़ोगे कि वहां पे सैलरी का मतलब सब कुछ, परक्यूजिट से पहले तक सब कुछ, और बाकी सब जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। और जहां जहां डीए और कमीशन आ रहा है वहां डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तभी मिलेगा, और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तभी मिलेगा। पॉइंट क्लियर? यस। आखिरी एक टॉपिक छोटा सा, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या होगा? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिल रहा है आउटसाइड इंडिया तो फिर वो फुल्ली एग्जम्प्टेड। आउटसाइड इंडिया बोला खाली हम, ठीक है ना? यानी इंडियन गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इंडिया में ही, उनका अलाउंसेस का यही रूल चलेगा जो ऊपर बाकी लोग के लिए। बिल्कुल। अगर तुम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है और मिल रहा है तुमको कोई अलाउंसेस तो नॉट टैक्सेबल। अगर तुमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। अगर तुम हाईकोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उनके लिए अलाउंसेस एग्जम्प्टेड है। अगर तुम सार्क का मेंबर है और वहां से तुमको कोई सैलरी मिल रहा है तो तुम्हारे लिए अलाउंसेस फुल्ली एग्जम्प्टेड है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? हाँ सर। ये था तुम्हारा अलाउंसेस का पार्ट। इसके बाद आ जाएगा परक्यूजिट। अलाउंसेस खत्म। तो सर अलाउंसेस में देखा जाए तो 3-4 जगह अमाउंट था। कहाँ कहाँ? जल्दी जल्दी बोलो, 2 मिनट में।